सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। नाज़रीन, सेनेट के चेयरमैन का मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खासा तूल पकड़ गया था और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद में लेकर आई थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वोटिंग भी हुई, लेकिन चेयरमैन सेनेट अपनी सीट बचाने में आखिरकार कामयाब हो गए। इस सारे मामले पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुल्क के एक मारूफ एंकर के साथ बात करते हुए क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। लगारी साहब, क्या वाकई सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना जमहूरियत के खिलाफ कोई नई रिवायत कायम हो रही थी? मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल नहीं है। जमहूरियत का ये हुस्न है कि जमहूरियत में अगर आपका इख्तलाफ है और अगर आप चाहते हैं कि हम इस शख्स को, किसी को भी, स्पीकर को, प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकती है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आ सकती है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आ सकती है, स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ आ सकती है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ आ सकती है। इसको आप बराह रास्त साजिश का नाम दे नहीं सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, फाउल प्ले हो सकता है, गलत बात हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ऐसी चीज़ों को हम कहें कि जनाब कोई जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। बहरहाल एक सियासी गेम था। मैं इसका इस लफ्ज़ पर के इस्तेमाल पर भी मैं शर्मिंदा हूँ। सियासी गेम की बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल एक अपोजिशन ने अपना राइट इस्तेमाल किया और उसमें वो फेल हो गए। लेकिन ये जो आपने सियासी गेम की बात की है, सदर मुमलिकत का ये इल्ज़ाम के इलेक्शंस में सियासत खेली गई, इस इल्ज़ाम में आप समझते हैं कोई वज़न है? मैं ये कहता हूँ कि सियासत खेलने की चीज़ नहीं है, सियासत गेम भी नहीं है। सियासत एक पाक, मुतबर्रक, मुक़द्दस अमल है जो सोसाइटी को रिफ़ाइन करता है, सोसाइटी को शानदार करता है। आप ख़राब करते हैं अगर उसको, तो आप ख़राब ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि सियासत बुरी चीज़ है। सियासत बज़ाते ख़ुद बुरी चीज़ नहीं है। सियासी अमल बरदाते ख़ुद बुरी चीज़ नहीं है। ये मैं होता हूँ, अगर बुरा होता हूँ तो मैं होता हूँ, सियासत बुरी नहीं होती है। अफराद बुरे हो सकते हैं, सियासी अमल करने वाले अफराद बुराई कर सकते हैं, ये गलत काम कर सकते हैं। सियासत या सियासी अमल बजाते खुद कोई बुरा अमल नहीं है और इसको इस तरह से लिया भी नहीं चाहिए। फलां सियासत कर रहा है जी, गेम में भी सियासत आ गई, फलां भी सियासत आ गई जी, फलां के इलेक्ट्रिक में सियासत आ गई जी, KMC में सियासत आ गई जी, सर्विसेज में सियासत आ गई। सियासत में गुनाह नहीं है भाई। सियासत इंतहाई मुक़द्दस अमल है, सियासत इंतहाई शानदार अमल है और सोसाइटी को रिफाइन करने का अमल है, शानदार बनाने का अमल है। लेकिन लगारी साहब, क्या अपोजिशन ने किसी चार्जशीट के बगैर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर मुनासिब इकदाम किया था आपके ख्याल में? मैं शुरू में ये अर्ज़ कर रहा था कि फाउल प्ले हो रहा है, ये गलत हो रहा है। पहली बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल है कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ किसी भी शख्स को कोई ज़ाती मसला हो। वो एक ओपन फोरम के तौर पर उनने इस बावकार इदारे को बावकार अंदाज में चलाया। उनने बहुत बेहतर अंदाज में सारी जो कार्रवाई है वो की। उन्होंने वज़रा तक को स्पेस जब नहीं बनता था तो नहीं दिया, उनने वज़रा को चुप कराया, उन्होंने अपोजिशन को स्पेस दिया ताकि अपोजिशन अपनी बात करे। तो स्पीकर से यही तवक्को की जानी चाहिए कि वो एक गैर जानिबदार शख्स के तौर पर, गैर जानिबदार एक बड़े के तौर पर अपना किरदार अदा करे। तो सादिक संजरानी तो उसमें कामयाब रहे थे और उन्होंने तमाम लोगों को ऑन पेज लिया हुआ था। बिल्कुल सही। अच्छा लगाई साहब, अब कुछ मकबूजा कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 14वें रोज नाफिज है और सुनसान सड़कों पर भारतीय फौजी जगह जगह तैनात हैं, जबकि कारोबारी ज़िंदगी भी मुअत्तल है, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है, मोबाइल फ़ोन भी मुअत्तल है। इस पर मुल्क के एक मारूफ एंकर क्या कह रहे हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। जनाब लगारी साहब, भारत ने 14 दिन से कश्मीर में कर्फ्यू लगा रखा है। आलमी बरादरी ने इस पर क्या किया? देखिए, आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों को रेस्क्यू करते। बिल्कुल। आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी थी जब 1 करोड़ इंसान जो हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनका कम्युनिकेशन नहीं है, लोग घरों से बाहर नहीं आ सकते और शहरों में और देहात में कर्फ्यू लगा हुआ है और हुकूमत ने नकल हरकत पर पाबंदी लगा दी। हर दरवाजे पर पुलिस और फौज के लोग खड़े हुए हैं और वो सिर्फ एक अपनी अना और ज़िद के लिए
और अपने कश्मीर को गस्ब करने के एक मज़मूम इरादे के तहत अगर लोगों के जीने का हक, बुनियादी हक जो है वो छीन लेती है, अगर लोगों के इलाज मुआवजे का हक छीन लेती है, आदमी के ग़िज़ा का हक, पानी पीने का हक, सांस लेने का अगर छीन लेते तो फिर क्या हुकूमत है? और आलमी बिरादरी क्या आलमी बिरादरी है? आलमी बिरादरी के पास क्या उसका ज़मीर गवारा देता है? वो मछली कहीं फंस जाए तो चले जाते हैं कैमरे लेकर, ओ भाई मछली फंसी हुई है, इसको निकालो यहाँ से। और अगर कोई इस तरह से आबी जानवर या कोई और जानवर तो रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। हिरन के सींग फंस गए और जनाब रेस्क्यू करो उसको। भाई इंसान 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 लाखों नहीं 1 करोड़ से ज़्यादा इंसान अगर अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है और 14-15 क्या किसी को क्या पता कि इस घर में कोई लाश पड़ी है, किसी को क्या पता कि इस घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है? क्या आलमी बिरादरी को ये नज़र नहीं आ रहा है? लेकिन लगारी साहब, अब जो सूरत हाल बन गई है, आपको लगता है आलमी बरादरी ज़्यादा देर तक अपनी आंखें बंद रख सकेगी? अगर बंद रखती है तो फिर उसको बड़े सदमात के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर अपने घरों में, अपने महफूज किलों में, महफूज पनाहगाहों में, यूरोप है, अमेरिका है या दुनिया के जो भी खित्ते अगर बहुत अपने आप को महफूज समझते हैं तो भूख की कोई नस्ल नहीं होती है। और अगर आप किसी को जान से मरने देते हैं तो फिर इसकी कोई वो नहीं होता है, आपके पास कोई इसका जवाब भी नहीं होता, मदावा भी नहीं होता है। आप मेरी अगर जान चली जाएगी तो मेरा मदावा क्या हो सकेगा? आप बेशक वर्षा को किसी को भी करोड़ों अरबों रुपए दे दें, उससे क्या होता है? वो बंदा गया अपनी जान से। और अगर इंसान इस तरह से उनकी कीमत ही न रहे और इंसान अगर इस तरह से महफूज ही न रहे तो क्या आलमी बिरादरी क्या करेगी? आलमी बिरादरी का ये ज़मीर आगे चलकर खुद उनके लिए मसला बनेगा। आलमी बिरादरी के खुद मसाइल पैदा होंगे, उनकी अपनी सोसाइटी के लिए मसाइल पैदा होंगे। जो वो कुछ कर रहे हैं उसमें अपना दम घुटने लगेगा, वो इसमें सांस नहीं ले सकेंगे। अपने ही फैलाए हुए इस गंद में आलमी बिरादरी के बड़ी ताकतें अगर इसको साफ नहीं करती हैं और आलमी मसाइल हल नहीं करती हैं तो उनका अपना दम घुट जाएगा, वो नहीं बच पाएंगे, खुद नहीं बच पाएंगे। लेकिन लगारी साहब, चीन ने जो कहा है कि भारत के मकबूजा कश्मीर के लिए जो एकतरफा इक़दामात हैं वो चीन के साथ ताल्लुकात के लिए काबिल कबूल नहीं है, उनकी इस धमकी को किस तरह से देखना चाहिए? मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी बात करने के बाद जब मीडिया से बात की है चीनी मुस्तकिल मंदूब ने तो बड़ी अहम बात की है और उनने इन दो तरफा ताल्लुकात के बारे में, देखें इन दो तरफा ताल्लुकात को हम यूं ही नहीं रह सकते। रिवायती तौर पर इंडिया और चाइना के दो तरफा ताल्लुकात बहुत वसी फैले हुए हैं। इनका तो तिजारत का वॉल्यूम भी 50 अरब से 75 अरब डॉलर तक का है, इनका ट्रेड वॉल्यूम है और दोनों एक बड़ी ट्रेड शेयर करते हैं। अगर ये ट्रेड जो है ख़तरा पड़ जाए तो इंडिया दुनिया की जो सुपर पावर बनने की, एक इकोनॉमिक पावर बनने की ख्वाब देख रहा है तो उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। चीन को जो उसने तर्ज़ अमल अख्तियार किया वो उसका मनसब यही था और उसने अपने पूरी दयानत के साथ और पूरी वैल्यूज़ के साथ उसको बरकरार रखा। और इंडिया जो सूरत हाल पैदा कर रहा है वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए, 1 अरब से ज़ायद इंसानों के लिए, इस खित्ते के 1.5 अरब से ज़ायद इंसानों के लिए मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रहा है और इंडिया अपने बका के लिए बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। इंडिया इंटीग्रेट नहीं रह सकेगा अगर ये सूरत हाल रहती है। ठीक है। और लगाई साहब, मुल्क के एक मारूफ एंकर तहरीक पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं कि इन दोनों तहरीक का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या कह रहे हैं वो उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। लगारी साहब, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की तरह तहरीक आज़ादी कश्मीर भी अपनी एक अलग तारीख रखती है, तो तहरीक आज़ादी कश्मीर अब तक कामयाबी से हमकिनार क्यों नहीं हो सकी? देखिए, कौमों को लग जाता है, वक्त लगता है और कौमें एक तवील अरसे तक जद्दोजहद भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि कौमें सदियों तक महकूम रहने के बावजूद भी आज़ादी की मंजिल हासिल करती हैं। यह तारीख़ का एक नागुज़ीर तकाज़ा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आबादी के एक बड़े तबके को, आबादी के एक बड़े हिस्से को जो है ग़ुलाम रख सकें और कितने अरसे तक आप ग़ुलाम रख सकेंगे। बहरहाल इसका हल ढूंढना है। मेरे ख़्याल में कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो है वो पहले शुरू हो गई थी क्योंकि वो डोगरा राज के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहे थे। डोगरा राज के ख़िलाफ़, डोगरा राज के सरप्रस्त अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कश्मीरियों की जिद्दतजहद जो है वो लगभग 1 पौनी सदी पहले की है। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान से भी पहले की कश्मीरियों की जिद्दोजहद। बिल्कुल ठीक है।
मतलब वो डोगरा राज के खिलाफ पहले, उनके मजालिम के खिलाफ पहले तहरीक चला रहे थे और बाद में उन्होंने भारत के खिलाफ तहरीक चलानी शुरू की। ये 13 जुलाई को यौम शोहदा ऐसा ही है, इसलिए कि अंग्रेज़ों ने डोगरा के हाथ में 75 लाख रुपए में कश्मीर का सौदा किया और कश्मीर उसके हवाले कर दिया। अब ये डोगरा ये समझ रहे हैं कि इंसानों को, आबादी के इतने बड़े हिस्से को, इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़ी जोग्राफिए को, जिसमें कश्मीर था, जम्मू था, लद्दाख था, क्या आप इसको ख़रीद लेंगे? क्या आबादी को ख़रीदा जा सकता है? क्या इंसानों को ख़रीदा जा सकता है? क्या औरतों, बच्चों, बूढ़ों, मर्दों को ख़रीदा जा सकता है? क्या खित्ता ज़मीन को ख़रीदा जा सकता है? तो ये अंग्रेज़ों का खेल था, वो गलत खेल था। और इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के लिए आपने डोगरा से 75 लाख रुपए लेकर उनके हवाले कर दिया, तो इंसानों की खरीदो फरोख्त तो नहीं हो सकती, खित्तों की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, ज़मीनों की खरीदो फरोख्त तो नहीं हो सकती है। इस तरह के जनाब पूरी की पूरी कौम को, उसके खित्ता ज़मीन को जो है आप फरोख्त भी कर दें और कोई ख़रीद भी ले। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, आपने सुना होगा बहादुरी पर तो अवार्ड मिलता है, कभी आपने सुना है कि बुज़दिली पे भी किसी को अवार्ड मिला हो? कौन सा मुल्क ऐसा है जो नाज़रीन बुज़दिली पर भी है? इस पर एक क्लिप देखते हैं, फिर लगारी साहब से बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और नाज़रीन, उस क्लिप का जिक्र करेंगे जो हमने आपको दिखाया था, जिसमें मुल्क के मारूफ एंकर ये बता रहे थे कि किस तरह से बुज़दिली पर भारतीय पायलट अभिनंदन को अवार्ड दिया गया। लगारी साहब, अभिनंदन को तीसरा बड़ा फौजी अवार्ड देकर भारत ने ये कौन सी रिवायत कायम की है? भारत ने ये बताया है कि उसके पास देने के लिए यही कुछ है। एक दूसरा ये कि मयार देने का ये है। एक आदमी एक मिशन पर गया, वो उसमें फेल हुआ और उसने फेल होना था, और उसके बाद उसने अपने जहाज़ से अपने आप को इजेक्ट किया, वो नीचे आ गिरा, जहाज़ अलग तबाह हुआ, ये नीचे गिरा, फिर ये आ गया लोगों के हाथों में, लोगों ने इसको थप्पड़ मारे, जूते मारे, ये वो सहता हुआ आप रेस्क्यू किया पाकिस्तान की आर्मी के कैप्टन ने, वो उनको लेकर गया और उसकी जान बचाई, वरना लोगों ने उसकी जान ले लेनी थी। उसके बाद जो है फिर उसको एक रात रखा गया और उसकी मरहम पट्टी भी की गई, उसको खाना भी दिया गया, चाय भी पूछी गई, और उसके बाद उसको वापस किया गया। ऐसे शख्स पर तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट मार्शल होता कि भाई तूने जहाज भी बर्बाद कर दिया, तू खुद भी जलील हुआ और मुल्क को भी जलील किया, उसको उन्होंने। अब ये हो गया कि मयार, ये जैसे वो एंकर बता रहे थे, मयार तो ये ठहरा कि जाओ पाकिस्तान के अंदर एक जहाज़ गिराओ, जूते खाओ, थप्पड़ खाओ, वापस आओ, अवार्ड। लेकिन लगारी साहब, क्या इस इकदाम से भारतीय फौज या फिर दुनिया की किसी भी फौज का मोराल बुलंद हुआ होगा? नहीं, उन्होंने यही समझा होगा कि ये मयार है। मतलब इंडियन आर्मी की वैसे जो सूरत है, वैसे जो मोराल है, वो अपने राशन के बारे में, अपने यूनिफॉर्म के बारे में, अपने इलाज मुआवजे के बारे में, अपने मसाइल के बारे में, वहाँ माएँ कहती हैं भाई मैं अपना बेटा नहीं भेजूंगी। आपने यहाँ भी देखा है कि जब कोई शहीद आता है तो उसको किस तरह से लिया जाता है फैमिली में, और जब ये होता है तो इनका किस तरह से होता है, किस तरह मातम गिरियाजारी हो रही होती है, और किस तरह से माएँ कहती हैं भाई हम नहीं भेजेंगे इस आर्मी में। और उन्होंने एक खालिस इस्लामी इस्तिलाह को भी अपने पास वो कर लिया कि जी शहादत का लफ्ज़ जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करने लगे। तो ये शहादत तो खालिस्तन इस्लामी इस्तिलाह है, उसको उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया कि इस तरह से शहादत होती है। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, वज़ीर ख़ारजा की ज़ियारत खुसूसी कशा कमेटी का आज इजलास हुआ, और इस इजलास की खास बात ये थी कि DGISPR और वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उससे भी ज़्यादा एक ख़ास बात ये थी कि अपोजिशन जमातों की भी नुमाइंदगी थी इसमें। तो क्या ये अब लग रहा है कि अपोजिशन जमातें भी इस मामले में मेरा ख्याल है और वसी होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? पूरी की पूरी सियासी जो हमारी पार्लिमानी पार्टियां हैं, सबको ऑन बोर्ड रखना चाहिए, इस मसले पर साथ लेना चाहिए। आप ब्लेम गेम से हट जाएं, आप जिनका कर रहे हैं एहतसाब करते रहें, लेकिन आप सबका एहतसाब नहीं कर रहे हैं, ना आपके लिए मुमकिन है, ना ये ऐसा हो सकता है। आप पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लें,
आप पार्लिमानी लीडरों को बुलाएं और उनके साथ बैठें और कश्मीर के मसले पर बात करें। आप उस सारे माइंड निकल जाएं कि हमने अपोजिशन को दबा कर रखना है या कोने से लगा कर रखना है और उनको दीवार के साथ पुश करके रखना है, और ज़्यादा इसको वसी करने की ज़रूरत है। अच्छा लगारी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि भारत की मुखालफत के बावजूद इस इजलास का मुनक्किद होना ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तो ये मेरे ख्याल में ये इजलास जो सिक्योरिटी काउंसिल का हुआ है और उसका उन्होंने हवाला दिया वज़ीर ख़ारजा ने, और आज का इजलास की सदारत भी उन्होंने की जो यहाँ पर यहाँ हुआ है। मेरा एक ख्याल और भी है, जिस तरह से चीन के मुस्तकिल मंदूब ने वहाँ पर तकरीर की है सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसके आने के बाद वो बंद इजलास था, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को वहाँ होना चाहिए था। अच्छा। ये हमारा मसला था और हमारे लिए ये मसला ज़िंदगी और मौत का मसला है। हमें ये समझना चाहिए। जब तक हम इस तरह नहीं समझेंगे, इस मसले के हल की तरफ हम बड़ी पेशकदमी नहीं कर सकेंगे। हमें इसी तरह चीज़ों को लेना चाहिए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज के इजलास में बताया है कि पाकिस्तानी सिफारतखानों में कश्मीर डेस्क तश्कील दे रहे हैं। लगारी साहब, ये एक अच्छा इकदाम है? हम तो पहले से तजवीज़ दे रहे हैं कि आपके पास पाकिस्तान के जितने भी यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, एशियन मुल्कों में बड़े अहम ममालिक हैं। आपके पास चीन है, आपके पास रूस है, आपके पास ईरान है, सऊदी अरब है, दीगर ममालिक हैं। यूरोप में तमाम ममालिक हैं जहाँ पर बड़े फैसले होते हैं, बड़ी ताकतें वहाँ बैठती हैं। आपका जो ब्रसेल्स है वो एक नेटो का बड़ा हेडक्वार्टर है, यूरोपीय पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर है, यूरोपीय यूनियन का बड़ा हेडक्वार्टर है वहाँ पर, और लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, आपका जहाँ जहाँ भी ऐसे बड़े मिशंस हैं वहाँ पर कश्मीर डेस्क होना। और वो ऐसे नहीं कि आप तनख्वाहदारों को भेज दें और वो जनाब फाइलें बनाते रहें और बात करते रहें। वह अमलन कुछ होना भी चाहिए और वहाँ पर वहाँ की राय आमा के ऊपर असरअंदाज होना चाहिए। वहाँ पर आप लेकर जाएं। यहाँ पर इतनी रोज़ाना दास्तानें बनती हैं, कश्मीर में हर रोज़ एक से ज़्यादा जुल्म की दास्तानें लिखी जाती हैं, भारतीय अफवाज के मज़ालिम होते हैं। आप उनको रिकॉर्ड करें, आप उनको जाएं। दुनिया बहुत ग्लोबलाइज हो गई है। आपके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कश्मीर में वाक़यात हो रहे हैं। आप दुनिया को बताएं कि जनाब ये कश्मीर में हो रहा है। आपके अगर कश्मीर डेस्क काम करे तो ये आज़ादी की मंजिल और आसान हो जाए। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, भारत की जानिब से मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की तो खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन DGISPR ये कहते हैं कि भारत पुलवामा जैसा ड्रामा फिर से कर सकता है। तो आपको लगता है कि भारत जिस ड्रामे में पहले कामयाब नहीं हुआ उस तरह का ड्रामा फिर किया जा सकता है भारत? नहीं, भारत जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ मोदी दौर में होना कोई अजीब बात नहीं है। मोदी एक ड्रामा है इंडियन अवाम के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी। एक ऐसा शख्स जो बुच्चर ऑफ गुजरात है, जो कसाई है वहाँ का, बेरहम सफ़ा कातिल दरिंदा भेड़िया है, और वो जिस तरह से उसने कश्मीर में किया, पिछले 15 रोज़ से लोगों को ज़िंदगी की हर सहूलत से और ज़िंदगी की हर बुनियादी ज़रूरत से महरूम कर रखा है। नहीं पता है हमें ना, यहाँ पर कोई राब्ता नहीं है, हम कश्मीर में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, कश्मीर में किसी कश्मीरी लीडर से बात नहीं हो पा रही, लीडरशिप सब जेलों में है, कारकुन सब जेलों में हैं, कम्युनिकेशन बंद है। और जुज़वी तौर पर लैंडलाइन के नंबर खोले हैं, वो भी इंटरनेशनल खोले हैं कि नहीं खोले हैं, इसका कोई अभी तक नहीं मिल पा रहा है। वहाँ लोगों से राब्ते नहीं हो रहे हैं, तो कैसे आज दुनिया को पता चलेगा? बहरहाल ये मोदी एक्सपोज हुआ है। हमने सारी दुनिया को बताना है, भाई ये आओ दुनिया वालों, ये देखो ये क़यामत हो रही है यहाँ पर, और जन्नत नज़ीर वाजी को जो है जहन्नुम बना कर रखा है मोदी ने, और मोदी इस जहन्नुम में भस्म होगा, जलेगा। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, सलामती कौंसिल ने मसला कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला तस्लीम करने से इनकार किया है। भारत को हर फोरम पर नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो भारत की बात क्यों नहीं समझता कि इस तरह के मामलात मुज़ाकरात के जरिए ही हल होंगे? मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों नहीं आता? इसलिए कि वो एक अपनी खुद गर्जाना अना का शिकार है। वो एक ऐसी सूरत हाल का शिकार है कि जिसके अंदर वो अपने अंदर से ही खुद को चाटे जा रहा है और ख़त्म किए जा रहा है। बात यह है कि ये आलमी मसला है, बात यह है कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। क्या दुनिया इजाज़त देगी? चलें अब कश्मीर को एक तरफ रखें। नागालैंड में अगर नस्ल कुशी हो जाए नागाओं की, तो क्या दुनिया मान लेगी? मिजोरम में नस्ल कुशी हो जाए मीजूस की, क्या वहाँ पर दुनिया मान लेगी? मणिपुर में ऐसा होना शुरू हो जाए तो क्या मान लेगी? बिहार में और आसाम में अगर आसामियों को और बिहारियों को कत्ल करने का सिलसिला शुरू हो जाए तो दुनिया कहेगी कि ठीक है जी इनका अंदरूनी मामला है, आप ये अगर कर रहे हैं तो करते रहें। क्या किसी खित्ते में
किसी भी इलाके में, किसी भी जोग्राफी में क्या कोई मुल्क की कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लोगों को जिनोसाइड कर सकती है और किसी का भी मैसेकर कर सकती है? क्या लोगों की नस्लकुशी हो सकती है? और आपका अगर दाखिली कोई मुल्क है भी अपने जोग्राफी के अंदर भी है, क्या इजाज़त दी सकती है कि आप हरियाणा में जो है लोगों को कत्ल करना शुरू करते हैं, पंजाब में सिखों की गर्दनें काटना शुरू करते हैं, क्या गुजरात में गुजरातियों की गर्दनें काटना शुरू करते हैं? क्या आपको इसकी इजाज़त दुनिया का कोई कानून, कोई अखलाकियात इजाज़त दे सकती है? ऐसा नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और इंडिया में भी अगर कोई चीज़ होती है तो उनका दाखिली मामला नहीं रहता। जब इंसानी मामला आ जाते हैं तो फिर इंसानी हकूक के इदारे एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, भारतीय ऑपोजिशन भी ये कह रही है कि सलामती कौंसिल इजलास मोदी की सिफारती नाकामी है, यानी इनके अंदर से भी यही आवाज़ें उठ रही हैं। इस मामले में भी है वो मुतहिद नहीं है। नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस को इस बात को मानना चाहिए जो कुछ मोदी ने किया है गलत किया। कांग्रेस पूरा ड्रामा कर रही है। कांग्रेस को आगे आना चाहिए और शेख अब्दुल्ला के बेटों को, उनकी नस्ल को, उनकी पार्टी को आगे आना चाहिए। ये क्या बात हुई कि मोदी ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर डाली, आप बाहर मजम्मती बयान तक रहें और आपके लोग आकर सिर्फ बात करें, वहाँ स्कॉलर जो हैं अपनी चिकनी चपड़ी बातें करें और कहें कि जनाब कश्मीर में ज्यादती हो गई। और भाई नहीं हुई है। इंडियन पॉपुलेशन को, जो इंसानी हुकूक को मानते हैं, जो इंसानी वैल्यूज़ को मानते हैं, जो इंसानी अक़दार को मानते हैं, उन्हें बाहर आना पड़ेगा। इंडियंस को बाहर आना पड़ेगा, दाखिली महाज बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को आना पड़ेगा। भाई आपकी ये जो महासभाई जहनियत है, जो आपकी राष्ट्रीय सेवक सिंह की RSS की जो प्री पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन जो कुछ होता रहा है, और क्या जन सिंघी जो जहनियत है, क्या इसको आगे बढ़ना चाहिए, परवान चलना चाहिए? हम अपने मुल्क में इंतहा पसंदी से लड़े और हमने शिकस्त दी। इंडिया उसको परवान चढ़ा रहा है, उस जहनियत को परवान चढ़ा रहा है जो इंडिया की तकसीम पर उसका नतीजा निकलेगा। ये एक ना एक दिन होकर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, समझौता और थर एक्सप्रेस बंद करने का फैसला वापस लेने की भारतीय अपील को फिर से मुस्तरद कर दिया गया है शेख रशीद की जानिब से। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि वो अमली तौर पर कुछ आगे बढ़े ना। हम भी शेख साहब से गुजारिश करेंगे, लेकिन उस वक्त करेंगे कि जब ये इंडिया ने जो 35A को निकाला है आइन से और 370 को निकाला है, उन अपने इक़दामात को वापस ले। कश्मीर की असल हैसियत को उस वक्त जो इस वक्त थी स्टैंड स्टिल, वापस उस पोजीशन पर आ जाए। ये क्या बात हुई? असल मसला तो इससे भी आगे है। इससे आगे ये है कि कश्मीरी अवाम को इस्तिसाब राय का हक दिया जाए, उस बात का रख दिया जाए कि वह अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। आलमी बिरादरी की निगरानी में, अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में कश्मीरी अवाम, जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के अवाम फैसला करें कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या चाहते हैं। ये असल बात है। लेकिन जो कुछ हासिल था उनके पास, वो भी तो इंडिया ने ले लिया है। उसमें से कोई चीज़ करे ना तो फिर हम भी कहें शेख साहब मेहरबानी करें, आप समझौता एक्सप्रेस को और थर एक्सप्रेस को दोबारा चलें। लेकिन ऐसे कैसे कहते हैं हम शेख साहब को कि शेख साहब आप जो है आप भी एक थोड़ा सा रियायत दें। रियायत किस बात की करें? हम कैसे उनको कहें? अच्छा लगारी साहब, लेकिन इस वक्त मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, 13 से 14 रोज़ हो गए हैं, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। माएँ अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मारी मारी फिर रही हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है। इस सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? फौरी तौर पर क्या इकदाम करना चाहिए? नहीं, कर्फ्यू लिफ्ट करें, कर्फ्यू लिफ्ट करें, आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये तो इंडियन आर्मी एक ऑक्युपाइड आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑक्युपाइड आर्मी की तरह बिहेव करना भी एक होता है कि जी आपने कब्जा कर लिया, लेकिन लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है। ये आलमी जिम्मेदारी होती है काबिज़ अफ़वाज की। अगर किसी इलाके में जाकर कब्जा करें तब भी आप एक आदमी की जान नहीं ले सकते। यहाँ तो सिविलियन आबादी को, कश्मीरियों को उनकी जान लेने के दर पर है मोदी हुकूमत। वहाँ सिविलियन कश्मीरी जो हैं वो अपने घरों में मैसूर हैं। आप कह रही हैं मारी मारी फिरते हैं, घरों से नहीं निकलने दे रहे हैं तो मारी मारे कहाँ फिरेंगे? उनको तो अस्पताल तक रसाई नहीं है, अस्पताल में डॉक्टरों को रसाई नहीं है, डॉक्टरों को इलाज तक रसाई नहीं है, अस्पताल में अद्वियात नहीं है। और अद्वियात हों भी तो कोई आएगा तो आप अद्वियात देंगे। अगर आपकी मशीनें चलेंगी, आप मरीज आएंगे तो आप चलेंगे ना। अब आपके लिए सब कुछ बंद हो गया है, स्टैंड स्टिल। जो अस्पताल में वो अस्पताल में रहे, जो घर में है वो घर में रहे। ये सूरत हाल है पिछले 15 दिन से, कयामत की सूरत हाल है। और आलमी बिरादरी का ज़मीर अभी तक सोया हुआ है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज से इतना ही, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नज़ीर लगारी और माविश तबस्सुम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।